हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पहली बार सीएमए डेटा बनाने जा रहे हो और बनाते हुए आपने सफिशिएंट टाइम वेस्ट कर दिया हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपने जो एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाए उसका रेशियो एडवर्स आ रहा है, उसका टेंडन कमेटी रिकमेंडेशन, नायक कमेटी रिकमेंडेशन का जो एमपीबीएफ है वो बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्चुअली सीएमए डेटा बनाते हुए क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो चीज़ है कि देखिए, इस सीएमए डेटा में आपको दो चीज़ का ध्यान देना होगा। मेजर दो प्रॉब्लम होता है, मैं ये दो प्रॉब्लम के बारे में ही बात करूंगा। तो अगर आप सीएमए डेटा बना रहे जा रहे हैं तो पहला जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को आपको समझना होगा। वो क्या है? पहला प्रॉब्लम है कि टाइम फ्रेम का डिफरेंस। ये टाइम फ्रेम का डिफरेंस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं एक सीएमए डेटा बना रहा हूँ, किसी भी इंडस्ट्री का कोई मैटर नहीं करता है, पर ये मैटर करता है कि मैं कब बना रहा हूँ। मैं ये सीएमए डेटा जनवरी में बना रहा हूँ, अप्रैल में बना रहा हूँ, या मैं अगस्त में बना रहा हूँ। क्यों? डिफरेंस है। और यही डिफरेंस है जिस डिफरेंस को हम लोग समझते नहीं है और हम लोग सीएमए डेटा जो है उसको बार बार चेंज करते रहते हैं। देखिए क्या है प्रॉब्लम। अगर आप सोच के देखिए कि अगर आप सीएमए डेटा बना रहे हो जनवरी में, तो आपके पास 3 महीने का टाइम है वो फाइनेंशियल ईयर में। तो जो बोरोवर है उसके पास सिर्फ 3 ही महीने का टाइम है लोन का ईएमआई रिपेमेंट करने के लिए। वहीं पे अगर आप अप्रैल महीने में कोई सीएमए डेटा बनाने जा रहे हो तो जो बोरोवर है उसके पास 12 महीने का टाइम फ्रेम है जिसमें वो ईएमआई रिपेमेंट करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस कहाँ है समझ लीजिए। पहला केस में क्या हो रहा है कि आपका इंटरेस्ट कवरेज जो है, जो इंटरेस्ट आप सर्व कर रहे हैं, जितना इंटरेस्ट कवर कर रहे हैं वो सिर्फ 3 महीने का आएगा, जबकि सेकेंड केस में 12 महीने का आएगा। तो डीएससीआर कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं ना, उसी पे जो रेशियो हम लोग का एडवर्स रेशियो आ जाते हैं वो वहीं पे कंट्रोल हो जाएंगे। कैसे कंट्रोल हो जाएंगे? क्योंकि आपको सबसे पहले जाना है ईएमआई कैलकुलेटर पे। वहाँ पे आपको जो लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ईयर देना है, और साथ में आपको कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करके मंथ भी देना है। लास्ट का ये दो दो चीज़ मैंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर और आपका मंथ, ये आपको हर हाल में सिलेक्ट करना है। तो क्या होगा कि आपका सीएमए डेटा का पहला साल का जो इंटरेस्ट है वो सही आएगा, और पहला साल का इंटरेस्ट अगर सही आएगा तो आपका पहला जो एस्टिमेटेड ईयर है उसका डीएससीआर भी सही आएगा। नहीं तो क्या होता है ना कि आपने एस्टिमेट कर लिया 12 महीने का, पर बैंक से फ़ोन आ गया कि अरे सर, हम तो जनवरी में लोन डिसबर्स कर रहे हैं, तो आपके पास तो 3 महीने का टाइम है, आप कैसे ये 12 महीने का रिपेमेंट शेड्यूल बना लीजिए, इसको आप फिर से रिवाइज कीजिए। तो अब फिर से क्या होगा कि आप बैठ जाएंगे उसको रिवाइज करने के लिए। तो पहला जो गलती है उसी गलती को यहीं पे आप हिल कर दीजिए कि आप टाइम फ्रेम को पहले डिफाइन कर लीजिए। देखिए, मेरे पास बहुत सारा क्लाइंट्स ये फ़ोन करते रहते हैं, या जो व्यूवर्स है वो मुझे बताते हैं, मेल करते रहते हैं कि सर आपके पास सीएमए डेटा है, एक फॉर्मेट हमको भेज दीजिए, हम उसी के हिसाब से बना लेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि फॉर्मेट से कोई भी काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, जो फॉर्मेट है उसका एक तो पहला चीज़ है कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट हम लोग के पास एक दिया रहता है, पर हम लोग उसको टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते रहते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट एंड टाइम फ्रेमवर्क। तो अगर मैं एक डेयरी इंडस्ट्री का, डेयरी फर्म का अगर मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा हूँ 20 करोड़ रुपए का लोन का, और मैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट या सीएमए डेटा अगर मैं जनवरी में बना रहा हूँ, तो अगर किसी क्लाइंट को मान लीजिए कि अप्रैल महीने में सीएमए चाहिए, तो मैं उसको फिर से यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अप्रैल महीने का लोन डिसबर्समेंट के लिए अलग से सीएमए डेटा बनाने होंगे। तो इसलिए मैं आपसे भी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो देखने के बाद आप प्लीज़ मुझे कम से कम ये मत बोलिए कि सर आप मुझे फॉर्मेट भेज दीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा तो भी आप उससे कोई जो आपका प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन नहीं होगा। तो सीएमए डेटा का ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जिसको हम लोग पहले बिना सोचे हम लोग जंप कर देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि जो सफिशिएंट टाइम वेस्ट करने के बाद हमको फिर से रिवर्क करना पड़ता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले 7 या 10 साल का एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड पीएल बैलेंस शीट पहले बना लेते हैं। रेशियो वगैरह देख लिए कि हाँ ठीक है, मेरा जो रेशियो वगैरह पॉजिटिव आ रहा है, तो चलो ठीक है बना लेते हैं। पर हम लोग जो चीज़ को मिस कर जाते हैं वह है कि टेंडन कमेटी रिकमेंडेशन और नायक कमेटी रिकमेंडेशन वो हम लोग लास्ट में देखते हैं। और जब इतना सारा मेहनत करने के बाद आप वो टेंडन कमेटी और नायक कमेटी रिकमेंडेशन में डेटा फिट कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि उसका जो एमपीबीएफ है, मैक्सिमम पॉसिबल बैंक फाइनेंस है, वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो आपका जो पूरा मेहनत है वो बेकार में चला गया। तो आपको ये समझना है कि आप जो अप्रोच फॉलो कर रहे हो कि पहले हम 7 या 10 साल का एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड पीएल बैलेंस शीट बना लेंगे, वो अप्रोच से आप
बिल्कुल भी मत जाइए। अब मैं थर्ड आपको स्टेप बताऊंगा, और ये थर्ड स्टेप जो है यही एक CMA डेटा बनाने का ब्रह्मास्त्र है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो कर लिए तो आप आधे घंटे में CMA में डेटा बना लोगे। क्या अप्रोच है? देखिए, जो अप्रोच मैं फॉलो करता हूँ वो है कि आपको पहले असर्टेन कर लेना है कि ये प्रॉपर्टरशिप पार्टनरशिप का है या कंपनी का है। क्योंकि प्रॉपर्टरशिप पार्टनरशिप में उतना झंझट नहीं होता है, आप फटाक से बना दोगे। पर वहीं पे अगर कंपनी का है तो क्या होगा कि आपको उसका जो सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, जो आपका CC लोन, टर्म लोन है, उसको आपको अलग से बाइफरकेट करके फिर उसको स्टडी करके करना होगा, तो उसमें सब्सटेंशियल टाइम लगता है। अब मैं आपको बोलूँगा कि आप सबसे पहले एक काम कर लीजिए, आप नायक कमेटी और टेंडन कमेटी रिकमेंडेशन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ जो करंट एसेट वाला पोर्शन है, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, और जो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन वाला पोर्शन है, वो पहला साल का आप बनाइए। और फिर ये कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसमें आप MPBF कैलकुलेट कर लीजिए। अगर पहला साल का MPBF पॉजिटिव आया तो उसको बेस करके आप सेकेंड ईयर का फिक्स्ड एसेट, करंट लाइबिलिटी और सिक्योर लोन, सिर्फ इतना पोर्शन कोई आप बना लीजिए। आपको दूसरा जो सेगमेंट है उसमें माथा नहीं लगाना है। तो इसी तरीके से ईयर 1, ईयर 2 करके जितना साल है, सारा साल का आप टेंडन कमेटी, नायक कमेटी रिकमेंडेशन का जो आपका MPBF है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग, सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग का आप सबसे पहले एसर्टेन कर लीजिए। और ऑब्वियस सा चीज़ है कि आपको DSCR जो है वो DSCR को चेक कर लेना है। अब देखिए, जैसे ही ये आपका कमिटी रिकमेंडेशन जो है उसके हिसाब से MPBF पॉजिटिव आ गया, फिर आप क्या कीजिए, एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट पे आइए। क्योंकि अभी आपको जो काम करना है वह है कि आपको बैक कैलकुलेशन करके बाकी सारा डेटा को फिलअप करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आप बैक कैलकुलेशन करके इस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट होता है, मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उससे हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, तो हम लोग के पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो आप जब CMA डेटा बनाने जा रहे हो ना, तो आप वो जो आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का खर्चा है उसको पहले आप माथा ही मत लगाइए। आप GP निकाल लीजिए और NP निकाल लीजिए। NP जो है आपका नेट प्रॉफिट जो है उसमें आप ग्रोथ दे दीजिए। अब देखिए, जो NP और GP का जो डिफरेंस है उसको आप प्रोपोर्शन के हिसाब से आप जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उस पर लास्ट में जाके उसको एडजस्ट कर दीजिए। क्योंकि उसमें आपका जो CMA डेटा है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। आपका CMA डेटा मेनली डिपेंड करता है MPBF में। तो जो आपका मेजर पोर्शन है जहाँ पे बैंक फोकस करता है वह MPBF वाला पार्ट, आप पहले MPBF वाला पार्ट कर लीजिए। फिर आप बैक कैलकुलेशन में आके NP निकालिए, एक्सपेंसेस माइनस कीजिए, GP में आइए और फिर एडजस्ट करके परचेज दे दीजिए। सेल तो ऑलरेडी आपका कुछ हद तक फिक्स है, क्योंकि आपने सेल में 5 या 10% का एक ग्रोथ दे दियो। तो इसी तरीके से आगे पीछे करके जो हम लोग कहते हैं गियर अप गियर डाउन, उसी तरीके से आपको क्या करना है, इस CMA डेटा बनाना है। फ्रेंड्स, आई होप कि आज मैंने जो चीज़ आपको बताया है उसी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा CMA डेटा बना पाओगे। और आपको मैक्स टू मैक्स, अगर मैं मान लेता हूँ कि लोन अमाउंट ज़्यादा है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, फिर भी अगर आप 2 से 3 घंटा मैक्स टू मैक्स टाइम दोगे तो कोई ना कोई आपको जो है कि CMA डेटा का 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आधे घंटे में हो जाएगा, पर एक्चुअली क्या है कि आपको 2 से 3 घंटा सीरियसली अगर आप दोगे तो इसमें हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप मेरा स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। और अगर आप खुद से कोई नया स्ट्रैटेजी बनाए हो CMA डेटा बनाने के लिए, तो आप डेफिनेटली, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे जाके आप बताइए कि मैं इस तरीके से CMA डेटा बना रहा हूँ और मेरा जो टाइम है वो टाइम कम लग रहा है, मेरा जो रेशियो वगैरह है वो रेशियो पॉजिटिव आ रहा है, MPBF जो है वो भी ठीक आ रहा है। तो क्या होगा कि मुझे भी सीखने को मिल जाएगा कि ऑल्टरनेटिव क्या वे आउट है। पर जब तक कि ऑल्टरनेटिव वे आउट नहीं आ रहा है तब तक मैंने जिस प्रोसीड्योर से आपको बताया, आप उसी प्रोसीड्योर से CMA डेटा बनाइए। अब देखिए, CMA डेटा बनाने का एक वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट करके रखा हूँ, और उस वीडियो में मैं ये कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन है जहाँ पे मैं नायक कमेटी और टेंडन कमेटी रिकमेंडेशन में जो प्रॉब्लम होता है कि नायक कमेटी रिकमेंडेशन के हिसाब से आपके MPBF ठीक आ रहा है, पर टेंडन में चले गए तो देख रहे हैं कि वहाँ पे गलत हो रहा है। तो उसका एक रेशियो, या उसका हम लोग बोल सकते हैं एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो कैसे किया जाता है, उसका एक एग्जाम्पल आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो में अगर आप जाएंगे तो आपको प्रॉपर जो एक्सेल फॉर्मेट है, एक्सेल फॉर्मेट में जो हम लोग सोल्यूशन करते हैं उसको मिल जाएगा। पर मैंने देखा है कि वो वीडियो देखने के बाद भी बहुत सारे व्यूवर्स हैं कि जो कमेंट कर रहे हैं कि हम तो सर समझ गए कि कैसे हमको MPBF कैलकुलेशन करना है,
पर हमको ये मेथड, जो मेथड मैंने आपको बताया है, वो मेथड हमको सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है कि पहले कौन सा करें फिर बाद में कौन सा करें। तो आई होप कि ये आज का वीडियो देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको CMA डेटा बनाना है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा यूज़फुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए